हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज एसएससी की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक क्या क्या है? टॉपिक में हम पॉलिटी भी पढ़ेंगे। पॉलिटी के अंदर वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। सुषमा की डिमांड आ रही है कि मैम एक तो वित्त आयोग बताइए, एक रिवर्स रेपो रेट क्या होती है उसके बारे में बताइए, एक मध्य प्रदेश के जो शिलालेख है वो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है उसके बारे में बताइए। तो चलो आज शुरू करते हैं कि वित्त आयोग क्या होता है। वित्त आयोग का मतलब है कि अगर जो है वित्त आयोग अगर फाइनेंशियल कोई भी मैटर है, कितना बंटवारा जो है, कितना पैसे का बंटवारा स्टेट को होना चाहिए, कितना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को होना चाहिए, कितना दूसरी इंस्टीट्यूशन को मिलना चाहिए, ये सब वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन जो है पैसे का बंटवारा मतलब ये सब राय देता है। ये सब चीजें मैटर बताता है कि कितना किसको मिलना चाहिए। ये सब मैटर भी किसके हैं? वित्त आयोग के हैं। अब वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, ये सब पूरी बात अब अभी करेंगे अपन। फिर बात करते हैं कि रेपो रेट इकोनॉमिक्स के अंदर जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक का बेटा आपने जो सुषमा आपने क्वेश्चन पूछा है, सुषमा ने पूछा था इसके लिए केंद्रीय बैंक का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। एक होती है जब भी अपन कमर्शियल बैंक में जाते हैं, तो कमर्शियल बैंक में जाने पर हमारे ऊपर अगर हम लोन लेते हैं तो हमारे ऊपर इंटरेस्ट रेट लगता है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट पे हमको लोन देता है। अगर वो हमारे ऊपर इंटरेस्ट रेट कम लगाता है तो हम लोन ज्यादा लेंगे, पर इंटरेस्ट ज्यादा लगाता है तो हम लोन कम लेंगे। बट अगर मान लीजिए कि अगर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक इंडिया से लोन लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक, जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से रिमूव होने के लिए, उसे रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। अब रेपो रेट माना कि 5%, एक एज्यूम कर रहे हैं कि 5% रेपो रेट लगा रखा उसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक पर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से रिमूव करने के लिए रेपो रेट लगा रखी 5%। अब 5% में बढ़ाकर कितना कर दिया? 6%। यानी अब जब रेपो रेट ही 6% हो गई है तो हमारे ऊपर, हम कमर्शियल बैंक को जब 6% इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक भी हम यानी पब्लिक जब लोन लेने जाएगी तो उसको भी कितने पे देगा? 6% लोन इंटरेस्ट पे लोन देगा। पहले 5% लग रहा था, अब 6% लगेगा, तो हम क्या लेंगे? लोन कम लेंगे। और जब लोन कम लेंगे तो हमारे पास पैसा कम आएगा, और जब पैसा कम आएगा तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा। तो कुल मिला के इन्फ्लेशन पे अगर कंट्रोल करना है तो रेपो रेट में चेंजेस किए जाते हैं। फिर अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश के शिलालेखों के बारे में। चलो सब चीजें एक साथ पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं और देन जीके पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, पॉलिटी पढ़ लेते हैं और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन, अगर मैं कलर चेंज करके बताती हूँ इसमें, फाइनेंशियल कमीशन जो है आर्टिकल 280 में लिखा है। फाइनेंशियल कमीशन किसमें लिखा है? आर्टिकल 280, आर्टिकल 280, ठीक है। अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक और अर्ध न्यायिक निकाय है। ऐसा कि नहीं है कि पूरा का पूरा न्यायिक, अर्ध निकाय है और 280 के अंदर लिखा हुआ है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर होता है और कौन करता है? प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बट अगर कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे पहले या उससे बाद में भी किया जा सकता है। 5 वर्ष, हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति, हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति करता है। और आर्टिकल किसमें लिखा है? 280 में। आर्टिकल किसमें लिखा हुआ है? 280 में, ठीक है। फिर है पहले भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधन के वितरण पर सिफारिश करना। केंद्र को कितना पैसा मिलना चाहिए, राज्य को कितना मिलना चाहिए, इन सब के बारे में, किस सब्जेक्ट पे कितना पैसा आना चाहिए। संरचना, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में क्या होता है? एक अध्यक्ष होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। धारा 280 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है, हर 5 वर्ष के लिए करता है, आवश्यकता अनुसार चेंज भी हो सकता है। और एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य मेंबर होते हैं, ठीक है। फिर प्रमुख कार्य होता है केंद्र और राज्य के बीच कर के शुद्ध आदान वितरण, कर के शुद्ध मतलब कर कितना लगना चाहिए, आय कितनी आती है। देन राज्यों को दिए जाने वाली सहायता अनुदान पे भी बात की जाती है। फिर आता है इसके सिद्धांत में निर्धारित भाई कितना अनुदान दिया जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायत और नगर पालिका के संसाधन की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के उपाय भी सुझाए जा सकते हैं। मतलब धारा 280 में लिखा है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, हर 5 वर्ष के लिए करता है, एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य मेंबर होते हैं। और इसके अंदर जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अगर अनुदान देनी तब भी, टैक्सेस देने तब भी, कौन कौन सी पंचायत के लिए कितना पैसा मिलना चाहिए, टैक्सेस आ रहा नहीं आ रहा, ये सब। फिर इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती है सरकार पर बाध्य करने, भाई इसकी सिफारिश दी जा सकती है, जरूरी नहीं कि इसको गवर्नमेंट माने। 15वां वित्त आयोग, अध्यक्ष थे एन के सिंह।
15वां वित्त आयोग अध्यक्ष थे एन के सिंह। अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह। अवधि थी 2021 से 26 तक। अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह। अवधि क्या थी? 2021 से 26। अवधि क्या थी? 2021 से 26। प्रमुख सिफारिश थी विभाज्य कर पूल में राज्यों का हिस्सा 41% रखने की सिफारिश की। राज्यों का हिस्सा कितना किया गया? 41% रखने की। फिर पहले 14वें आयोग में ये 42% थी, अब इसको 1% घटा दिया गया था और अब राज्यों का हिस्सा 41%। नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और अन्य लद्दाख के लिए भी ये की गई है। स्वास्थ्य रक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए विशेष अनुदान की सिफारिश की जाती है। मान लीजिए जैसे कोरोना आया था, उस टाइम स्वास्थ्य के लिए चाहिए था, रक्षा के लिए पैसा चाहिए होता, जैसे अभी अपने पुलवामा टेक हुआ तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो ये सब पैसे की वो भी कौन करेगा? सिफारिश इसी के द्वारा की जाती है। फिर आता है रेपो रेट। इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेपो रेट का मतलब मैंने आपको बताया था। रेपो रेट होता है जो है इकोनॉमिक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस इंटरेस्ट रेट पे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से निपटने के लिए या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए जिस इंटरेस्ट रेट पे कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है वो रेपो रेट कहलाती है। अगर मान लीजिए वो रेपो रेट 5% से 7% कर देता है तो महंगा लोन हो जाएगा, तो कॉमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे। फिर कॉमर्शियल बैंक के पास जब महंगा आ रहा है तो हम पब्लिक को भी महंगा लोन मिलेगा। पब्लिक को लोन महंगा मिलेगा तो हम पैसा कम लेंगे, उधार लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो उधार कम आएगा, उधार कम आएगा तो मनी कम आएगा, मनी कम आएगा तो मुद्रास्फीति पे कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर? तो रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट क्या है? रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्रमुख उपकरण है। ठीक है, इसका उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। भाई लोगों के अगर आप इंटरेस्ट ज्यादा लोगे तो लोन कम लिया जाएगा, पब्लिक लोन कम लेगी, और इंटरेस्ट कम लोगे तो पब्लिक लोन ज्यादा लेगी। ठीक है, ये लिक्विडिटी फैसिलिटी का हिस्सा होता है। अब परिभाषा, ये ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। ये एक इंटरेस्ट रेट होती है जिस पर आरबीआई जो है किसको देता है? कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है कम। और रेपो का अर्थ है रीपर्चेज ऑप्शन, शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है और कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है, 7% पे मिला। अब रेपो दर बढ़ाने से बैंक के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है। 5% से कॉमर्शियल बैंक को 7% पे लोन मिला। जब 7% में मिला तो हम पब्लिक को भी 7% इंटरेस्ट लग रहा है। जब 7% इंटरेस्ट लग रहा है तो हम लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो मनी कम आएगा, मनी कम आएगा तो मुद्रास्फीति पे कंट्रोल हो जाएगा। यही चीज लिखी है। उद्देश्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंक से धन उधार लेता है। ये ब्याज से अतिरिक्त तरलता को, अब देखिए रेपो रेट तो समझ में आ गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को जो लोन देता है उस पर इंटरेस्ट लिया जाता है। रिवर्स उसका उल्टा कर दो, अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है, लोन देता नहीं लेता है जिस इंटरेस्ट पे, दैट्स कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है सरकारी प्रतिभूति के अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास रख सकते हैं। संबंध है एसडीएफ दर रेपो दर ही होती है। अब मैंने बताया था कि मैंने पूजा और इनकी पूजा ने भी कहा था कि मैम मेरे को मध्य प्रदेश की शिलालेखों के बारे में बताइए, थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ। चलो गुप्तकालीन अभिलेख के बारे में बताते हैं। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश के पश्चिमी मालवा स्थित मंदसौर जिले में सम्राट गुप्त, सम्राट कौन है? गुप्त सम्राट कुमार गुप्त शासनकाल का मंदसौर अभिलेख प्राप्त हुआ है। मंदसौर जिले में जो गुप्त सम्राट था कुमार गुप्त, उसका अभिलेख शासनकाल में मंदसौर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिससे प्राप्त अभिलेख से रेशम बुनकर की जानकारी प्राप्त होती है। उस टाइम क्या होता था? रेशम बुनकर भी होते थे। मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? वत्स भट्टी के द्वारा। उदयगिरी शिलालेख मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। उदयगिरी शिलालेख का है, विदिशा जिले में है। शंकर नामक व्यक्ति द्वारा इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, सांची शिलालेख रायसेन जिले के सांची में स्थित इस अभिलेख में यह वर्णन प्राप्त होता है कि काकनाथ स्पोर्ट में स्थित आर्य संघ को हरि स्वामिनी द्वारा ध्यान दिया गया था। ठीक है, फिर आता है तुमेन अभिलेख अशोकनगर जिले में स्थित अभिलेख में कुमार गुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है तथा इसी अभिलेख के अनुसार कुमार गुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र स्कंद गुप्त को दी गई थी। सुपिया लेख
रीवा जिले में स्थित सुपिया नामक स्थान से प्राप्त इस अभिलेख में गुप्त संवत की तिथि लिखी हुई है, जिसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय की मिलती है। ओ ठीक है, समय से मिलती है। अब आता है काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी क्या है, कपास के लिए बहुत ही कपास प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी में सारे जो मिनरल्स है बहुत अच्छे होते हैं। ये अगर सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है और पानी डालते ही ये चिकनी हो जाती है। ठीक है, कुछ मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। अन्य नाम है रेगुर मिट्टी, काली कपास मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल। निर्माण दक्कन के पठार की बोसाल्टिक लावा चट्टानें, दक्कन के पठार में जो बोसाल्टिक लावा चट्टानें हैं उससे अक्षय से निर्मित हुई थी। विशेषता है कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। प्रमुख गुण, जल धारण क्षमता, इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, इसकी जल धारण क्षमता बहुत उच्च होती है। स्व जुताई, सेल्फ प्लफिंग होती है। सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे वायु का मिश्रण होता है। गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, पोषक तत्व लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास और मैग्नीशियम होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन जमीन है, जमीन के अंदर अगर काली मिट्टी है तो काली मिट्टी में क्या होगा, पानी डाला तो सूख, जब पानी डालने के बाद चिपचिपी हो जाएगी। फिर उसके बाद जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती है। अब दरारें होगी तो सूर्य की किरणें उन दरारों के अंदर घुसती है और इसके कारण क्या होता है, अंदर की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, पोषक तत्व इतने सारे होते हैं, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास और मैग्नीशियम। कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है। अब फसलें और वितरण, प्रमुख फसलें हैं कपास, गन्ना, ज्वार, तंबाकू और खट्टे फल इसकी फसलें हैं। वितरण क्षेत्र, दक्कन का पठार जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु कुछ इससे शामिल होते हैं। फिर आता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। यस, गवर्नमेंट का न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं कि हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि किसानों ने क्या किया है कि भाई जो है प्रोडक्शन का पूरा पैसा नहीं मिल रहा था, भाई किसानों ने टमाटर प्रोडक्शन किए, संतरे प्रोडक्शन किए, लाए यहाँ पर। अब लाते हैं तो कृषि उपज मंडी में लाते हैं और भाव लगाया जाता है 1 रुपए किलो टमाटर। किसानों को गुस्सा आता है, पूरा का पूरा ट्रक टमाटर यूं का यूं कृषि उपज मंडी में गिरा के चले जाते हैं। इसीलिए हड़तालें भी करते हैं कि हमें हमारा इतना पैसा तो दो कि हम अपना जीवन यापन कर सकें। तो देखिए इसमें क्या होता है, किसान जब प्रोडक्शन शुरू करता है तो खुद तो लगा रहता है, उसका पूरा परिवार लगा रहता है। परिवार जब लगा रहता है तो उसको तो कोई पैसा मिल नहीं रहा है। भाई अगर एक जना खेत की खुदाई कर रहा है तो दूसरा भी उसके साथ लगा है, जब खुदाई की जा रही है, बीज डाले जा रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति लग रहा है, सब जने मिलके उस प्रोडक्शन को तोड़ रहे हैं। इतने जने जब लगेंगे तो उसका भी तो पैसा मिलना चाहिए। जब वह जाता है बीज है तो उसका पैसा भी मिलना चाहिए। घरेलू व्यक्ति है अब जब काम करता है तो उसका पैसा मिलना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें प्राइसेस है जो इसमें शामिल होती है। MSP, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, इस एक प्रकार का बाजार हस्तक्षेप है जिसमें सरकार किसानों को फसल की कीमतों में किसी भी तेज गिरावट से बचाने के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है। यस, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मैंने अभी बताया था आपको कि टमाटर 1 रुपए किलो जब भाव वहां का गया, तो ऐसी कंडीशन में उनको बड़ा गुस्सा आया तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, 1 रुपए किलो नहीं, कुछ एक प्राइस तो उस किसान को मिलनी चाहिए जो कृषि उपज मंडी में बेचने आ रहा है। तो इसके लिए उसकी सेफ्टी के लिए है, इसकी सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। कौन कौन करते हैं, कृषि लागत के आधार पर होती है और मूल्य आयोग दोनों किया जाता है। अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ही लेती है। वर्तमान में 22 अनिवार्य फसलें और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। लागत गणना के तरीके क्या क्या है कि भाई किसानों की लागत कैसे आती है, क्या क्या उसमें शामिल होता है, कितना पैसा किस चीज के लिए दिया जाना चाहिए। A2 होता है, इसमें किसान द्वारा बीज, उर्वरक, भाई किसान क्या करता है, बीज भी डालता है, उर्वरक खाद भी डालता है, कीटनाशक दवाएं भी डालता है, श्रम खुद काम करता है, सिंचाई पर किया गया सभी प्रकार का नकद व्यय शामिल होता है A2 में। याद रखिए A2 में क्या शामिल होता है, जो उसका खर्चा आ रहा है वह सब उसमें शामिल होगा। क्या क्या होगा, खाद, बीज और सिंचाई और कीटनाशक दवाएं, उन सबका खर्चा इसमें शामिल होता है। ठीक है, A2 प्लस FL, A2 तो जोड़ा ही है, प्लस FL क्या है उसको जोड़ते हैं। इसमें A2 लागत के साथ साथ परिवार के सदस्य जो इसमें मेहनत करते हैं, अवैतनिक, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, श्रम का मूल्य भी जोड़ा जाता है, तो वह A2 प्लस FL हो जाता है। फिर C2 क्या होता है, व्यापक लागत, यह सबसे व्यापक पैमाना है। इसमें A2 FL के साथ साथ स्वामित्व वाली भूमि, यानी अगर मेरी भूमि है तो मुझे उसका किराया भी तो मिलना चाहिए, तो स्वामित्व वाली भूमि का किराया और पूंजी पर ब्याज भी शामिल होता है। अब आता मुद्दे क्या आता है, स्वामीनाथन आयोग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन वाली अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिश की कि MSP C2 लागत से कम 50% से अधिक होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए, C2 लागत से, C2 लागत क्या थी, C2
तो अपने को समझ में आ गया, ये वाला व्यापक लागत होगी, तो उससे कितना मिलना चाहिए, 50% अधिक होना चाहिए। किसानों की मांग है, किसान संगठन इसी C2 प्लस 50% फार्मूले को लागू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार का पक्ष है, सरकार का कहना है कि वह उत्पादन लागत A2 प्लस FM से कम 1.5 गुना MSP देती है। वैसे भी वो कितना दे रही, 1.5 गुना ज्यादा दे रही है, तो इतना जरूरी नहीं कि यह माने ये वैसे ही 1.5 गुना जा रहा है, ठीक है। फिर आता है मौलिक अधिकार। मैंने बोला था मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊंगी, ये था रमेश ने बोला था कि मुझे जो है मौलिक अधिकार पढ़ने हैं। ये है उत्तर प्रदेश से आया है, उत्तर प्रदेश से ही इसने बोला है, शायद काशी से बोला है इसने, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उसने बोला है कि मैम मुझे मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बताइए। चलो, अनुच्छेद 19 कहता है, 19(1) के बारे में है कि भारतीय संविधान की रीढ़ है ये मौलिक अधिकार, जो केवल भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अधिकार, मुझे अधिकार क्या मिला हुआ है उसके बारे में। ये स्वतंत्रताएं पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के तहत इन पर युक्तिगत जो है रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन, यानी मैं बैठक कर सकती हूँ पर शांतिपूर्वक करनी चाहिए और मुझे बोलना भी है, इसकी स्वतंत्रता भी है। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी मैं कोलैबोरेशन कर सकती हूँ, संघ बना सकती हूँ, उसकी स्वतंत्रता भी है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता, मैं कहीं पे भी जाऊं घूमूं, उसकी भी स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, देखिए मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मुझे संघ बनाने की स्वतंत्रता है, मुझे जो है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, मुझे कहीं पे भी घूमने की स्वतंत्रता है, पर सब कुछ लीगल तरीके से, और कहीं पे भी जाके बसने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की भी स्वतंत्रता है, हर चीज लीगल होनी चाहिए, ठीक है। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। जो लिखा था 19(1)(f) में, उसको हटा दिया गया, क्योंकि संपत्ति कितनी रखेगा इंसान, तो उस चीज को हटा दिया गया। निर्वचन के आधार, राज्य स्वतंत्रताओं पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार आदि के आधार पर प्रतिबंध भी लगा जा सकता है। मतलब आपको अधिकार है, पर जब आपातकाल है या कोई प्रॉब्लम आ गई कोरोना के टाइम पे, तो ऐसी कोई स्थिति है तब इस पे कंट्रोल भी किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 1(a) में ही निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता मतलब प्रेस जो है उसकी स्वतंत्रता भी है, बोलने की स्वतंत्रता है, बट वो 19(1)(a) के अंदर जो है वही आपको करना होगा। फिर आता है स्वदेशी आंदोलन। हिस्ट्री के बारे में मैंने बोला, स्वदेशी आंदोलन जो है आजादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसके लिए स्वदेशी आंदोलन हमने किया था। स्वदेशी, हमें अपने देश का ही चाहिए होता है, ठीक है, तो इसके लिए हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सारे काम किए थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा के विरोध में शुरू हुआ था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, लागू हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905। कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905। उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार पर विभाजन को रद्द करने के लिए दबाव बनाना। ब्रिटिश सरकार ने हमारे बंगाल का विभाजन कर दिया है, तो उसको रद्द कर दो, इसके लिए ब्रिटिश सरकार पे जोर चलाओ, मतलब उस पर दबाव बनाओ। इसलिए स्वदेशी आंदोलन लागू किया था कि हमें बंगाल का विभाजन नहीं करना है, तो इसके लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, स्वदेशी आंदोलन। बहिष्कार, बॉयकॉट किया गया था, विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट किया गया, विशेषकर मैनचेस्टर के कपड़े और लिवरपूल के नमक का बहिष्कार किया गया। मतलब वहां के कपड़ों का बहिष्कार किया गया था और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और नमक कर का भी बहिष्कार किया गया। घरेलू उत्पाद, हाथकरघा यानी हस्तशिल्प, हाथ से बनी हुई वस्तुएं, हैंडीक्राफ्ट्स, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज आदि की स्थापना पर जोर दिया गया था। मतलब कुल मिला के हमारे यहाँ की बनी हुई वस्तुओं को हम लेंगे, दूसरे देश की बनी हुई वस्तुओं को हम नहीं लेंगे। मेन कारण था इसका कि 1905 में जो उन्होंने बंगाल विभाजन किया उसके विरोध में ये सब काम करना था। हमें दूसरे देश की वस्तुएं नहीं चाहिए, हमें अपने यहाँ के शिक्षा से पढ़ना है। जो बंगाल कॉलेज है, बंगाल नेशनल कॉलेज, उसी में पढ़ने का जोर दिया गया। आत्मशक्ति, सामाजिक सुधार और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कुल मिला के सोशल हमारे यहाँ के रिफॉर्म्स करो और हम लोग इंडिपेंडेंट बने, ये चीज उन्होंने जोड़ दिया। प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और लाल बाल पाल। लाल मतलब कौन हो गए? लाला लाजपत राय। बाल मतलब कौन हो गए? बाल गंगाधर तिलक। और पाल मतलब हो गए विपिन चंद्र पाल। ये दिन और अरविंद घोष ये शामिल थे। प्रभाव था, यह आंदोलन सही मामलों में एक जन आंदोलन था बना, जिसमें छात्र, महिला, किसान सबने भाग लिया था। इसने आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव रखी और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया। स्वदेशी आंदोलन में फिर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में आईएनसी स्वराज, कलकत्ता अधिवेशन में आईएनसी स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया।
अंततः 1911 में सरकार को बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। स्वदेशी आंदोलन चलते ही जो 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसको रोक दिया गया 1911 में। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। बहुत ही जो उन्होंने जय जवान जय किसान नारा दिया, उनके बारे में बात करते हैं। चलो बात करते हैं 2 अक्टूबर 1904 यानी गांधी जी का और इनका जन्म एक ही दिन मनाया जाता है। मुगल सराय उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ। बचपन से ही बहुत ही सादगी वाले थे, इनकी फोटो भी देखते हैं आज अपन तो बहुत ही सिंपल जीवन इनका था। अनुशासन प्रिय थे, जातिगत भेदभाव का हमेशा, शास्त्री थे फिर भी जातिगत भेदभाव का हमेशा विरोध किया। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में मुगल सराय में जन्म हुआ। श्रीवास्तव उपनाम था इनका और त्यागाबाद में इन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा की, वहीं से मिली इनको उपाधि शास्त्री की। जन्म ऐसा और प्रारंभिक जीवन असहयोग आंदोलन 1921 में युवा कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया। नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा से जुड़े और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये जेल में भी गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका रही। प्रधानमंत्री बने 27 मई 1964 को, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने 27 मई 1964। ठीक है, 64 से 66 रहे। कार्यकाल 19 महीने पर दिखाया, मजबूत नेतृत्व था। 1962 भारत पाक जब युद्ध हुआ था तो सेना को पूरी स्वतंत्रता दी उन्होंने। हरित क्रांति, उच्च उपज वाली फसलों को इन्होंने बढ़ावा दिया। फिर श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन बढ़ाने की पहल भी इन्होंने ही करी थी। फिर जय जवान जय किसान इनका प्रमुख नारा था। 1965 युद्ध और खाद्य संकट इन्हीं के टाइम पे आया था। संदेश था, सैनिक और किसान दोनों को इन्होंने बहुत महत्व दिया और प्रभावकर राष्ट्रीय एकता और प्रेरणा का प्रतीक बना। शास्त्री जी की सादगी और मूल्य क्या थे? नागरिकों से कहा सप्ताह में एक दिन आप भोजन नहीं करो और वो भोजन को आप गरीबों में दान करो। ठीक है, हमेशा, और उन्होंने खुद ने ही पालन किया, हमेशा इन्होंने खुद ने पालन किया। हमेशा ईमानदारी, समानता और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। हिस्ट्री, पॉलिटी, मध्य प्रदेश, इन सब के बारे में अपन ने जाना। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जाना। बहुत अच्छी क्लास थी। मैं चाहती हूँ इस क्लास को जितना चाहें आप शेयर करें। बस एग्जाम में जाने से पहले इसको 2 से 3 बार पढ़ के जाएं। आप सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।